नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 24 अक्टूबर से फुल वॉल्यूम में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-3 रैलियां थी और जिसका सबको एक्चुअल में इंतजार था कि ठीक है, देर से ही सही, एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। मुकेश साहनी को होटल में करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद और मान मनोवल के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी स्थिति साफ करेगा? और ऐसा हुआ है। सीधे तौर पर भले ही किसी ने नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में इसका एक अलग तरीके से उल्लेख करते हुए ऐलान कर दिया। और ये समस्तीपुर में जो रैली थी उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। अब सुशासन बाबू के नाम से तो नीतीश कुमार ही जाने जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया है, और जो हम पहले भी कहते रहे। लेकिन कुछ और घटनाएं भी घटी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और गृह मंत्री अमित शाह का भाषण और नीतीश कुमार के भाषण, ये सब बड़े संदेश और संकेत दे गए। पहले ही दिन उन्होंने जो उनकी रणनीति है उसका भी खुलासा कर दिया। चुनाव प्रचार की दिशा क्या है ये भी बता दिया, और किसी भी तरीके से कोई बख्शीश नहीं है महागठबंधन के लिए, लालू यादव उनके परिवार के लिए, या राहुल गांधी कांग्रेस परिवार के लिए। इस पर आज चर्चा करेंगे। जिन दो घटनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया, कर्पूरी ठाकुर, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको सम्मान दिया और अपनी जनसभा में भी उनका खास तौर से उल्लेख किया। तो कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में राहुल गांधी ने चचा केसरी के नाम से जाने जाने वाले सीताराम केसरी की एक तस्वीर रख करके, कुछ फूल मालाएं उसके आसपास रख करके उस पर पुष्प अर्पित किए। और मेरी याद में मैंने कांग्रेस पार्टी कवर भी की है दिल्ली में रहते हुए, कई साल की है, अमर उजाला के लिए। मैंने कभी नहीं देखा कांग्रेस के किसी भी स्तर के नेता को सीताराम केसरी को पुष्प अर्पित करते हुए। लेकिन ये बिहार की चुनावी मजबूरी क्या ना करा दे। तो जब वो चचा केसरी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, ना करते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि लोगों के जहन में वो सारी चीजें फिर से उभर आई जो 1998 में हुई थी, जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था चचा केसरी के स्थान पर। तो सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था उस वो भी बताएंगे। अभी सीधे जुड़ लेते हैं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और दूसरे जुड़ेंगे अभिषेक तिवारी पटना से। अभी जाम में फंसे हुए हैं अभिषेक, लेकिन उम्मीद है कार्यक्रम के रहते वो घर पहुंच जाएंगे। देखते हैं जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये अचानक चचा केसरी की याद कैसे आ गई राहुल गांधी को साहब? देखिए, राजनीति जो होती है और जो 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 स्टेट क्राफ्ट होती है, उसमें एक शब्द है राजधर्म।
तो ये बहुत ही ये कार्य बहुत निष्ठा के साथ किया जाता है, एक प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है और एक निष्ठा होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये कोई जिमखाना क्लब नहीं है कि आप जो है हफ्ते में 1 दिन आए और उसके बाद आप चले गए वियना, मलेशिया, नाम होता है विपाशना और कहा जाता है कि वो अपने पत्नी बच्चों से मिलने जाते हैं। तो भारत की राजनीति जो है वो यूरोप की राजनीति नहीं है। जो जो 4 डे 3 डे वीक होती है। आज लोगों को याद नहीं होगा 98 में जब सोनिया गांधी की कांग्रेस में जब उनका प्रवेश हुआ था और जब सीधे अध्यक्ष बन गई थी, तो कितने जनक तरीके से कांग्रेस का मुख्यालय जो अकबर रोड पे दिल्ली में है, वहां से सीताराम केसरी को जबरन उठा के कार्यालय के बाहर ले जाया गया था। और सीताराम केसरी बाहर आके फूट-फूट के रो रहे थे। जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में अध्यक्ष के निर्वाचन, नियुक्ति और हटाने की एक बाकायदा संविधान में एक प्रक्रिया लेड डाउन है। एक प्रक्रिया निर्धारित है। लेकिन इतने ज़्यादा सब जो है उतावले थे अपनी मालकिन को अध्यक्ष के रूप में लाने में। अब चूँकि ये ज़माना जेन ज़ी का है और ये घटना 27 वर्ष पुरानी है। इसके यूट्यूब में वीडियो भी नहीं मिलेंगे और इसके बारे में नेट पे सर्च करने में कुछ एक आध खबरें मिल जाएँगी क्या हुआ था, इसको देखा है। आपने शायद कवर भी किया होगा दिल्ली में रहते हुए। मैं तो बता ये देता जो है हूँ ये उसका कांग्रे उसका थोड़ा-सा हाँ, विस्तार से बता देता हूँ। एक्चुअल हाँ, में क्या हुआ था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई और वो बिना सीताराम हाँ, केसरी को विश्वास में लिए बुलाई गई, ताकि सीडब्ल्यूसी हाँ, में सीताराम केसरी को तो हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए और सोनिया गांधी को नई हुँ, अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी, उस समय चचा केसरी को एक बाथरूम में बंद कर दिया गया, ताकि वो मीटिंग के हुँ, बीच में आ ना जाएं। इसके बाद उनकी जो नेम प्लेट लगी हुई थी एज प्रेसिडेंट, उसको उखाड़ा हुँ, गया। यूथ हुँ, कांग्रेस के लोगों ने जब मीटिंग खत्म हो गई, जब सोनिया गांधी के नाम का ऐलान हो गया, तो वो बाथरूम का दरवाजा खोला। अब उनकी आधी धोती खुली हुई थी और उनको उसी कंडीशन में दौड़ाया गया और उनकी गाड़ी तक ठेल दिया गया और वो गाड़ी में बैठ करके चले गए। इससे पहले एक घटना और हुई थी। श्री पेरुम्बदूर में सोनिया गांधी की पहली जनसभा रखी गई थी। श्री पेरुम्बदूर जहां हुँ, लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। वहां पर चचा केसरी उस समय तक अध्यक्ष थे, लेकिन सोनिया गांधी को सक्रिय किया गया था अध्यक्ष बनने से पहले। चचा केसरी वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके विमान को, उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हुई थी चचा केसरी के साथ और उसके बाद भी कभी, जब तक वो जीवित थे तब तक उनको सम्मान नहीं दिया गया वाजिब। अभी बहाना बनाया गया कि साहब उनके नाती, उनकी बेटी के बेटे ने राहुल गांधी को कोई चिट्ठी लिखी और कहा कि उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि जो भी है, उस मौके पर एक कार्यक्रम किया जाना चाहिए और उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने उनको कहा कि भई आप आइए, ज़रूर करेंगे। ये कहानी बताई गई है टीवी चैनलों पर। सच क्या है, वो तो पता लग अरे जाएगा आप ये भी 2-4 तो दिन। बताइए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की भी एक प्रक्रिया है संविधान में। क्या क्या बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जा सकती है? किसने बुलाई थी वो बैठक? क्या सीताराम केसरी की सहमति थी उसमें? नहीं, प्रणब दा से लेकर के कई लोग थे और उसमें कई दिग्गज थे उस समय। वो सब जो है हाँ, उसको लीड कर रहे थे उस पूरी हुँ, मुहिम को। और जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता नहीं था मुख्यमंत्री रहते हुए कि विधायक दल की बैठक हाँ, बुला ली गई है, ऐसे ही चचा हाँ, केसरी को पता नहीं था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। हाँ, और जब उनको पता हाँ, लगा तब काफ़ी देर हो चुकी थी और हुँ, उनका बाथरूम बंद कर दिया गया, उसी में बैठे रहे वो। और जब हुँ, काम हो लिया, जब फैसला हो लिया, जब उनकी नेम प्लेट तोड़ दी गई, ये सारे कुछ हो गए,
तब जाकर के चचा केसरी बड़ा बेइज्जत होकर के वहां से निकले थे। हालांकि कांग्रेस आज भी इसका खंडन करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया के लोग भी जानते हैं और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के लोग भी सब जानते हैं कि केसरी के साथ क्या हुआ। अब अचानक चूंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जा रहा है, उनको भारत रत्न दिया है मोदी सरकार ने, तो इन लोगों को लगता है कि चचा केसरी को की तस्वीरों को बनवाओ और बनवा करके जरा उस पर भी माल्यार्पण कर दो, ताकि अकेले जो ओबीसी, ईबीसी ये सब वर्ग हैं, इनका लाभ केवल मोदी या नीतीश बाबू के खाते में ना चला जाए, हम भी कुछ तो कम से कम टुकड़ा हमारे हिस्से में आ जाए। इसलिए ये सब नाटक नौटंकी की गई है आज। जी। नहीं, 17 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि जो लोग संविधान को लेकर नाचते हैं वो क्या क्या करते हैं। और ये इन्होंने जून 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सरकार के ऊपर उल जलूल आरोप लगाए थे, बेस रिपेयर के बिना किसी आधार के आरोप लगाए थे कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और ये इनकी असलियत है। जो इनकी पार्टी में एक पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष था, उसके संग इन्होंने कितना क्या क्या अपमान उनको झेलना पड़ा था। और चचा केसरी अकेले नहीं है, इससे ज्यादा अपमान कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जब दिल्ली में देहांत हुआ था, तब उनके शव को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनका शव वो रखा गया था कांग्रेस के शास्त्री जी का, कार्यालय गेट सामने। लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक बना हुआ है, वहां वो ट्रक रुका हाँ, रहा और उसको हाँ। 24 अकबर रोड में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। और कांग्रेस का अपने जो 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 बड़े नेता हैं, उनका वो कितना सम्मान करती है। 1885 में एक अंग्रेज था, एओ ह्यूम, स्कॉटिश था। वो उस समय इटावा का जिलाधिकारी था और उसने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजीव गांधी 1985 में प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस की शताब्दी सेंटेनरी पूरी होने पर एक किताब छापी गई थी। वो किताब आज भी मार्केट में अवेलेबल है, कांग्रेस की सेंटेनरी यानी शताब्दी। और शायद के.एम. पनिकर उसके एडिटर थे। उस किताब में सरदार पटेल का जिक्र केवल फुटनोट में है। और कांग्रेस की शताब्दी पूरे होने पर शताब्दी ट्रेन भी चलाई गई थी, जो आज भी चलती है, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ देहरादून और लखनऊ चंडीगढ़ के बीच में। तो ये सब इन्होंने किया है। कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस में केवल एक परिवार का ही मतलब है। ना वहां को सरदार पटेल हैं, ना वहां लाल बहादुर शास्त्री हैं, ना नरसिम्हा राव हैं, और ना ही वहां पे सीताराम केसरी हैं। कुल एक पार्टी है। और लोगों को ये भी याद होगा, अगस्त 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल लागू करने की घोषणा की थी, तब लोकसभा में नेता विपक्ष राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण मंडल आयोग के खिलाफ दिया था। आज राहुल गांधी बहुत बड़े जो है दलित और पिछड़ी जातियों के मसीहा बन रहे हैं। उनके पिताजी का ये इतिहास है, उनके पिताजी का ये आचरण था। अब इनको एकाएक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और बिहार में आरजेडी है, इन पार्टियों के चलते अब चाहे वो सरकार में रहे चाहे ना रहे, लेकिन जिन जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में कैटेगराइज किया गया है, पहचान की गई है, वो पार्टियां अब राजनीतिक रूप से बहुत मोबिलाइज हो चुकी हैं। और अब उनको हाशिए पर रख करके बिहार और यूपी में राजनीति नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने तो मैं तो स्थापना काल से ही, जनसंघ के काल से ही जो है हमेशा से हर वर्ग को लिमिटेशन दिया गया है। केवल वहां और वो तो अलग बात है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में हमेशा बीजेपी को बनिया पार्टी, ब्राह्मण पार्टी कहा गया है। अगर बनिया ब्राह्मण पार्टी होती तो 1991 में आज से 34 साल पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ना बन जाते। अगर बनिया पार्टी होती तो उमा भारती, जो भी लोध जाति से आती हैं, वो वहां मुख्यमंत्री ना बन पाती। अगर अगर ये बनिया पार्टी होती तो जो जो यादव जी थे, जो हैं प्रतापगढ़ के मूल निवासी, वो एमपी के मुख्यमंत्री ना बन पाते। तो आज राहुल गांधी को आज देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज की सभा में वो जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के घर भी गए,
यहाँ तक कहा कि जननायक की भी चोरी हो रही है, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का भी लोगों को याद दिलाया। अब कर्पूरी ठाकुर 1977-78 में मुख्यमंत्री थे, आज से 48 साल पहले। कितने लोगों को याद है? हमने उस साल तो हाई स्कूल पास किया था। तो 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 जिस तरीके से लालू हो या मुलायम हो, इन लोगों ने भी खाली अपने परिवार और अपनी जाति के लिए काम किया है। जो वास्तविक पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको जो सम्मान और जो स्थान और जो सत्ता में जो जो साझेदारी है, जो बीजेपी में मिली है, वो आज तक कभी नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी ने इस वर्ग के लोगों को टिकट दिया, लेकिन सत्ता हमेशा जो है बहन जी के हाथ में ही रही है। समाजवादी पार्टी में सत्ता के सारे लीवर्स ऑफ पावर हमेशा यादव परिवार के हाथ में रहे हैं, यूपी में, दूसरे बिहार वीरेंद्र में, जी, दोनों जगह। जी जी, वीरेंद्र जी, मैं बीच में आप बोल रहा हूं, ये जी, जी। एक्चुअल में ये एक टाइटल आजकल राहुल गांधी के नाम के साथ चिपकाने की कोशिश उनके चापलूस मंडली हाँ, के लोग कर रहे हैं। हाँ, जननायक, हाँ, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। और हाँ। कर्पूरी ठाकुर किस बैकग्राउंड से आते थे और किस तरह की राजनीति करते थे सर्वहारा वर्ग के लिए, शायद इनको पता भी नहीं होगा। और ये वो तो जननायक का बहुत गरीब परिवार थे, तमगा, बहुत बहुत गरीब परिवार के थे। एक एक तमगा देकर के राहुल गांधी को, क्या ये उनको जननायक बना सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि वो जननायक हैं? इस तरह की हरकत करना क्या शो करता है? दूसरे एक और घटना हुई है देखिए। आज, जी। एक और घटना हुई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं जनसभाओं में, उनको एक बड़ी माला के साथ उनका अभिनंदन किया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को जब वो माला पहनाई जा रही थी तो उन्होंने आस पड़ोस में देखा कि नीतीश बाबू कहाँ है, और नीतीश को बुलाया गया बीच में माला के। ये होता है लोगों को सम्मान देने का तौर तरीका, कि हुँ। नीतीश ये ना समझें कि साहब अगर अमित शाह ने कोई बयान दिया है कि भाई विधायक तय करेंगे या कुछ भी, इसलिए मुझे लगता है समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा, सुशासन की सरकार फिर से आएगी, यानी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने सीधे सीधे संकेत दिया। देखिए, ये कांग्रेस और आरजेडी द्वारा ये भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। अब ये उनको मालूम है, आरजेडी को, तेजस्वी को, कि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने फजीहत कराई है, और जिस तरीके से आरजेडी के दबाव डालने, धमकी देने के बाद अशोक गहलोत ने जो है आरजेडी को अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अपने गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, तो इसका मैसेज बहुत साफ चला गया है कि ये जो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब बताइए, जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, जो अभी जो जो वर्तमान विधानसभा है, उस पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है कि मुझको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बनाने की परंपरा कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी ने इसको ज्यादा मजबूती से किया है, लेकिन चुनाव के पहले मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि किसी दल में ये कहा गया हो कि ये भाई हमारे अगले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और शायद अगली बार ये होगा कि ये हमारे अगले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ये हमारे अगले और होम मिनिस्टर हैं। तो ये जो हो रहा है। 243 243 के सदन में केवल 15 सीटों पर लड़ रहे हैं वो। हाँ, और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जिस तरीके से आज जो पीएम ने किया है, तो इस तरह को, तो ये जो थोड़ा बहुत भी अगर भ्रम पैदा करने में सफल हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, और ये बता दिया है कि एनडीए का नेता बिहार में कौन है और कौन होगा। और ये बात अमित शाह भी बहुत साफ कह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और भी बीजेपी के नेता लगातार हर मौके पे कहते रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी पहले फेज के चुनाव के 4-5 दिन पहले तक बीजेपी इसको लेकर के जो कुछ भी संशय बने, अगर रह गया होगा, तो उसको अवश्य वो स्पष्ट करेंगे, साफ करेंगे, ताकि कोई भ्रम ना रहे। और मुझे लगता है कि आज जो घटना हुई है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने माला पहनाने के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी को शामिल किया है,
तो अब आरजेडी के लोग इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करने से अब ये बचेंगे। और अब ये देखना है कि राहुल गांधी क्या बिहार चुनाव पे कैंपेन में जाते हैं, और जिस तरीके से जननायक को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है, तो अब अगर राहुल गांधी के नाम के आगे जननायक हुआ, तो हो सकता है कि ये मामला इनके लिए उल्टा पड़ जाए, और इसका बिहार में बहुत नेगेटिव संदेश जाए कि भाई जननायक तो एक ही है। जैसे राजनारायण थे बहुत बड़े नेता, जो चौधरी साहब के हनुमान थे, उनको नेताजी कहा जाता था। लोक बाद में नायक भी मुलायम कहा सिंह ने गया भी था अपने नाम, उनको। हाँ, उनको लोकनायक जयप्रकाश भी कहा गया। नारायण लोकनायक जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के लिए को कहा गया। जयप्रकाश हाँ, नारायण को लोक नायक कहा जाता था। बाद में कुछ लोगों हाँ, ने राजनारायण को कहने की कोशिश की, तो इसका राजनारायण ने ही विरोध कर दिया था। हाँ। तो लोकनायक भी देश में एक ही है, 4-5 नहीं है। अब जैसे वो जो चाचा नेहरू थे, वो जब तक कांग्रेस का राज रहा, तब तक 14 नवंबर को पूरे देश में स्कूलों में बाल दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब उसको देश भूल चुका है कि बाल दिवस कब होता है। तो उस तरीके से ये जो है अब ये जो है ये वॉर ऑफ एट्रिशन है दोनों पार्टियों में। और इस समय जो आरजेडी है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको मालूम है कि वो फिजिकली भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन करने की, प्रचार करने की जो उसकी क्षमता है, और जितनी उसके पास लीडर्स की लंबी लाइन है कैंपेन करने वालों की, उनके पास नहीं है। तो अब वो इसी तरह के भ्रम पैदा करेंगे। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, और उसमें आजम खान का भी नाम है। अब आजम खान शायद क्या बिहार जाएंगे, मुझे तो बहुत संदेह है। क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल एरियाज हैं, जहाँ पे जो सीमांचल का इलाका है, वहां तो एआईएमआईएम है। उसके पिछली बार 4 या 5 मेंबर जीत के आए थे। लेकिन बाकी जगहों पर जहां मुसलमान वोट हैं, वहां पे आजम खान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो तो जाना ही आरजेडी को है। तो समाजवादी पार्टी ने भी आज 20 लोगों की घोषणा की है, जिसमें अखिलेश यादव को छोड़ करके किसी भी चेहरे को बिहार में कोई जानता नहीं है। अब कौन जानता है डिम्पल यादव को कि वो बिहार की हैं? उनको तो हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता। वो तो कॉन्वेंटी हिंदी बोलती है, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, ऐसी बोलती हैं वो तो। तो अब पता नहीं वो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। तो तेजस्वी यादव जो है अब इस समय इसी बात में लगे हैं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री, जो लोग कैंपेन कर सकते हैं, उसमें है भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसमें है अशोक गहलोत। उसमें है इस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री, वो भी कैंपेन कर सकते हैं। डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो भी कैंपेन कर सकते हैं। कुछ इवन जो जो तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो ये सब लोग चुनाव प्रचार में आएंगे, मुझे तो अभी शक है, क्योंकि अभी तक तो किसी के चुनाव प्रचार में आने के कार्यक्रम की कोई घोषणा अभी हुई नहीं है। और आप जानते ही हैं कि इलेक्शन के समय कैंपेन का जो प्लान नेताओं का बनता है, उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं, तमाम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, अथॉरिटीज को सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, मंच बनाया जाता है, परमिशन ली जाती है चुनाव आयोग के जो आदेश हैं, जो उसकी गाइडलाइंस है, उसका भी पालन करना आवश्यक होता है, सिक्योरिटी का ड्रिल होता है, तमाम चीजें होती हैं। तो अगर कोई मुख्यमंत्री आएगा, तो ऐसी कोई तैयारी अभी जो है महागठबंधन कैंप में दिखाई नहीं पड़ती है। अब अकेले तेजस्वी यादव केवल भ्रम पैदा करने वाले बयान देकर के कितने दिन चुनाव चला लेंगे, कितने दिन प्रचार संभाल लेंगे। तो क्योंकि बीजेपी का जो कैंपेन है, वो तो 31 अक्टूबर तक पूरे बिहार में छा जाएगा फर्स्ट फेज में। वो तो फुल ब्लास्ट कैंपेन चलेगा उनका। इनके और पास आरजेडी कहीं कहीं एक दिखाई नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस और आरजेडी का चुनाव प्रचार को लेकर के, उसकी रणनीति को लेकर के और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के कोई बैठक हुई भी है कि नहीं हुई है, इसको लेकर के मुझे शक है। जब ये हम्म। अशोक गहलोत और कुछ दूसरे लोग तेजस्वी के पास गए थे, तब कहते हैं कि कुछ आगे की रणनीति तय हुई है। क्या हुई है? क्या तेजस्वी और राहुल गांधी सभाओं में इकट्ठा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी को एज चीफ मिनिस्टर घोषित करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस मुकेश सहनी का भी विरोध कर रही थी
और ये कह रही थी कि ज्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं, ज्यादा सीटें हमारी आती है, इनका कैसे दावा बनता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में तेजस्वी को घोषित करना पड़ा और सहनी को भी करना पड़ा, ये कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ चुकी है। जब से विदेश से लौटे हैं राहुल गांधी, तब से 3-4 अलग-अलग राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बिहार नहीं गए हैं। ऐसे में इस बात की बहुत उम्मीद कम ही है कि वो बिहार में ज़्यादा समय लगाएँगे। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वर्ष के प्रारंभ में जब हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है और मजबूत होती है, उससे कांग्रेस का क्या लाभ है? लेकिन बिहार के मामले में अंतर केवल इतना है कि कांग्रेस ने ये नहीं साफ-साफ कहा कि हम आरजेडी के मजबूत होने से हमें क्या लाभ होगा। तो फिर तो वहां पे अलायंस ही टूट जाता बिहार में। तो कांग्रेस ने अलायंस बचाए रखने की नीयत से ये साफ-साफ नहीं कहा, लेकिन किया वही है जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ किया था। जो उसका एंड रिजल्ट है वो यही आया है कि जो है कांग्रेस जो है नीतीश को भी ये तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि पिछली बार उसको 70 सीटें मिली थी विधानसभा की लड़ने के लिए, अब की बार 50 मिली हैं। तो इसलिए भी उसका उत्साह कम हो गया है। तो और ये बात तो अब एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि महागठबंधन जो है अब पहली की पिछले चुनाव की तुलना में उतनी अटैकिंग मुद्रा में नहीं है। और जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के जो जो लोक लुभावन घोषणाएं की थी, उसको भी लोगों ने हवा में उड़ा दिया है। जो चूंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये इतना आसान नहीं है कि ये एक कि आपने एक कानून बना दिया और हर घर से एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी देंगे। ये किया जाना भौतिक रूप से कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। राज्य सरकार के पास ना तो इतना राजस्व है कि ना इतनी इनकम है कि वो सबको तनख्वाह दे सके, और ना ही राज्य सरकार में इतने पद हैं, ना ही इतने पद क्रिएट किए गए हैं कि जिसके अंगेज में नियुक्तियां हो सकें। तो ये केवल जो है ये केवल घोषणा कर देने से काम नहीं चलने वाला है। और ये जो छठ पूजा की वजह से जो ब्रेक आएगा कैंपेन में, तो कैंपेन के टेम्पो को बनाए रखने की क्षमता जो बीजेपी में है, चूंकि उनके पास जो है 12 तो उनके पास 12 तो अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 2 दर्जन उनके पास अपने केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास अपने बिहार के ही जो है 1 दर्जन नेता हैं जो वहां कैंपेन कर रहे हैं, करेंगे लगातार। तो बीजेपी इस छठ पूजा की वजह से जो ब्रेक आएगा, उसके बाद अपने कैंपेन के टेम्पो को बनाए रखने का काम कर सकती है, वो कर रही है। पीएम के दौरे लगातार लगे हुए हैं। तो और आज छठ पूजा के बावजूद भी लोगों को मोबिलाइज करना ये पार्टी के संगठन का काम है। और दौरे अगर पीएम के लगे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है। आज एक घटना और हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सभा में उपस्थित लोगों को कहा कि आप सब अपने मोबाइल की हाँ। टॉर्च जला लें, लाइट जला लें। और जब सबने खड़े होकर के लाइट जलाई, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो कितनी शानदार लाइट तुम लोगों के पास में है, इतनी बढ़िया हम्म, टॉर्च जल रही है, अब लालटेन की जरूरत है क्या। और हम्म, पूरी सभा में एक हंसी का ठहाका जो है वो सुनाई पड़ रहा था। यानी प्रधानमंत्री मौके पर चौका लगाने से कभी नहीं चूकते और एक संदेश और संकेत दे देते हैं। जंगल राज पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। आज सिवान में अमित शाह भी थे। सिवान यानी शहाबुद्दीन का इलाका, जहां शहाबुद्दीन से माफिया। जहां से उनके बेटे ओसामा को टिकट दिया गया है आरजेडी के द्वारा। हम्म, तो अमित शाह ने कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ओसामा को हराना है। ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कोई एक दिन में नहीं आता है भट्ट साहब। देखिए ऐसा है कि शहाबुद्दीन के मामले की जब हम बात करेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी ये आरोप चस्पा कर देगा कि हम मामले को सांप्रदायिक बना रहे हैं। मामला सांप्रदायिक हम नहीं बना रहे हैं।
शहाबुद्दीन एक माफिया था, शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल था और उसको स्टेट पावर के बल पर वो बड़ा क्रिमिनल बन गया। लालू यादव को ये मालूम था कि ये हमारे लिए वोट ला सकता है, ये हमारे लिए अपनी सीट तो जीतेगा ही लोकसभा की या विधानसभा की, 2 या 4 सीटें और लाएगा और प्लस हमको अरबों रुपए कमा के देगा। तो स्टेट पावर की बैकिंग के बल पर ही ये माफिया बनते हैं। ये काम यूपी में भी हुआ है बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की सरकार में और कुछ हद तक बसपा की सरकार में और ये काम जो है आरजेडी की सरकार ने भी बिहार में भरपूर तरीके से किया है। तो अमित शाह की जो कॉल है वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। वो क्यों वो ओसामा के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान है। इसी शहाबुद्दीन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर को की हत्या कराई थी और इसी शहाबुद्दीन ने जो सिवान के व्यापारी थे गुप्ता उनके उनके परिवार के 2 लड़कों को तेजाब से नहला के उनकी हत्या की थी और उनको तेजाब भरे ड्रम में डुबो दिया था। तो ये इतना दुर्दांत और इतना जालिम आदमी है और इसने उसी तरीके से हत्याएं की थी जैसे आईएसआईएस वाले इराक और सीरिया में उन्होंने की थी, गले काटे थे या फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में की है या अलकायदा ने की थी ये इस तरह की हत्याएं। तो ये जो है स्टेट पावर के सपोर्ट से जो पैदा हुआ आतंक का चेहरा है उसको हटाने की, उसको हराने की, उसको एलिमिनेट करने की अपील की है अमित शाह ने, ना कि किसी मुसलमान को या हिंदू को या किसी जाति को। और जो उसका इकोसिस्टम है वो तो बहुत हद तक तोड़ दिया है नीतीश कुमार ने, लेकिन फिर भी जो शहाबुद्दीन अरबों खरबों की जो दौलत कमा के छोड़ गया है, ताकत तो है ही उसके पास। जब आपके पास वेल्थ है और जब आप एक आरजेडी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म आपके पास है तो ये 2 फैक्टर होते हैं किसी को राजनीति में मजबूत बनाने के। एक आपका अपना माफिया नेटवर्क है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और अथाह पैसा है। तो इसी चीज को तोड़ने की बात की है नीतीश को अमित शाह ने और यही काम योगी आदित्यनाथ यूपी में पिछले 8 साल से कर रहे हैं। आपने देखा है बड़े पैमाने पर जो माफिया की ताकत होती है उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन, उसके पास जो पैसा आता है इजी आसानी से। अगर इकोनॉमिक लाइफलाइन को आप तोड़ देंगे तो माफिया अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। तो अभी भी ये काम बिहार में अधूरा है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोट की चिंता रहती है। और आपको याद होगा नीतीश कुमार के राज में बहुत लंबे समय तक वहां का होम सेक्रेटरी एक मुसलमान था और उनकी पत्नी को एमएलसी बनाया गया था ताकि मुसलमानों को ये भरोसा दे सके कि सब भाई आपकी सेवा करने में हम लालू से पीछे नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार वो अमित शाह ने जो बोला है उससे इस बात का स्पष्ट संकेत है अगली बार यदि सरकार बनेगी तो बिहार में भी यूपी की तरीके का एंटी माफिया कैंपेन चलने जा रहा है। ये आज अमित शाह ने बहुत साफ संकेत दे दिया है क्योंकि ये लोग इतने बड़े एबरेशंस हैं पॉलिटिक्स में। ये पूरे जो है ये इतनी ज्यादा एक एसिमेट्री क्रिएट करते हैं तो जहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिस रूप में चलना चाहिए वो इससे बाधित होती है। माफिया बड़ी संख्या में बिहार में बाहर हुए हैं लेकिन ये अभी बहुत बड़ा बना हुआ है और अगर ये हार जाता है चुनाव तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा बिहार की राजनीति में और ये संदेश जाएगा कि अब जो है सरकार जो है माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जेडीयू ने भी कुछ नामी गिरामी माफिया को टिकट दिया है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू का दामन बहुत पाक साफ है। तो ये समस्याएं जेडीयू के सामने आएंगी कि यदि आप ओसामा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो आपकी पार्टी में भी तो वैसे लोग मौजूद हैं। ओसामा के बारे में ये भी कहा जाएगा कि भाई ठीक है इसका पिता माफिया था लेकिन इसके ऊपर तो मुकदमे नहीं है, इसका तो रिकॉर्ड क्लीन है। तो इसमें तमाम जो है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तमाम इसमें विरोधाभास हैं, लेकिन इसी में से रास्ता निकलेगा और रास्ता निकला है यूपी में। बीजेपी में भी जो है लोग रहे हैं एक जमाने में जो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और जब बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार थी कल्याण सिंह के समय, हरिशंकर तिवारी यहाँ मंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में, जो गोरखपुर का माफिया था। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो हमेशा रहेंगे
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और आप कहें कि मेरी कमी सबसे ज़्यादा सफ़ेद है और दूसरे के ऊपर जो है दाग ही दाग है, तो ऐसा जनता फेस वैल्यू पे मानने वाली नहीं है। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। यानी बिहार में अ, अभी फुल वॉल्यूम पर जो चुनाव प्रचार है उस दिशा में कदम बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू कर ही दिया है। तेजस्वी यादव का भी हमने देखा है, आज दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे। पता नहीं हुँ, हुँ, कितने टाइम तक दौड़ते हुए चढ़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा था कि उनके मसल्स जो हैं वो जाम हो गए थे और 2-2 3-3 हुँ, आदमी उनको उठा करके, ठेल करके या तो हेलीकॉप्टर में हुँ। बैठा रहे थे या हेलीकॉप्टर से उतार रहे थे और मंचों तक किसी तरीके से पहुंचा रहे थे। लेकिन नए-नए सीएम फेस घोषित हुए हैं, तो हो सकता है इसका कुछ ज़्यादा ही उत्साह उनको चढ़ा हुआ हो और इसीलिए भाग करके हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि एक दिन में 20-20 रैलियां करेंगे। ये कैसे करेंगे? संभव नहीं ये है भी हम ये संभव नहीं है। ये भी हम देखेंगे कि कैसे वो 20 रैली कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आपसे ये अनुरोध रहता है, आपको अगर ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।